नमस्कार दोस्तों केंद्र की राजनीतिक गलियारों का दो ही तो सच है। एक सच तो ये कि दिल्ली पावर सेंटर है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहली बार दिल्ली के समानांतर एक दूसरा पावर सेंटर आंध्र प्रदेश मौजूदा समय में बन चुका है। और ऐसे में विजयवाड़ा का हवाई अड्डा इसकी जीती जागती मिसाल है कि देश में 4 जून के बाद जितनी बड़ी संख्या में कॉरपोरेट वहां पे पहुंचे और जो समझौते वहां से निकल करके आए, उन सारे समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर दिल्ली ने करने में कोई कोताही नहीं बरती। एक लंबी लिस्ट है, लेकिन वही दूसरी पहचान इसी राजनीतिक गलियारे के भीतर पटना को लेकर के, यानी ये कहे कि बिहार की राजनीति को लेकर के है। नीतीश कुमार साथ खड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार साथ ना भी खड़े हो तो क्या सच में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चुनाव के बाद आ सकती है? ये बहुत मुश्किल सवाल हो सकता है। ये ठीक उसी प्रकार का सवाल है जिसमें मायावती हो या फिर नवीन पटनायक हो, उस भूमिका में लाकर नीतीश कुमार को खड़ा किया जाए, या फिर ये कहे कि शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे की तर्ज पर नीतीश कुमार के साथ व्यवहार किया जाए। यानी सियासी तौर पर बिहार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, और इस बिसात में चिराग पासवान काफी तेजी से अपनी कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में एक पल के लिए अगर शुरुआत में आपको इसको समझना चाहे तो केवल इस बात से समझ लीजिए कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, और उसी बैठक में उसी दिन उसी समय बिहार में चिराग पासवान अपने राजनीतिक दल की बैठक खुले तौर पर कर करके कहते हैं कि उनके लिए बिहार कितना जरूरी है, और ऐसे में बिहार की जरूरतें उनके लिए कितनी प्राथमिकता के साथ खड़ी हो। लेकिन बहरहाल इस बात से हट करके जब दिल्ली की राजनीतिक गलियारों का बात होगा तो फिर दो बड़े सहयोगी का दौर, इस दौर में तो कोई जिक्र तो कर ही रहा हर कोई। तो शुरुआत इस दौर में क्या किया जाए, कहां से किया जाए? नीतीश कुमार जिनके हाथ खाली है, जो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, या वही दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू जिनकी अपनी राजनीतिक पहचान अपने राज्य के सीईओ के तर्ज पे है, यानी ये कहे कि उस मैनेजमेंट को जानते हैं, उस कॉरपोरेट को समझते हैं, उस परियोजनाओं योजनाओं को लेकर के जो कॉरपोरेट दिल्ली के साथ सौदेबाजी नहीं कर पाए, सौदेबाजी पर मुहर लग गई, और उन्होंने महाराष्ट्र के 2 बड़े उद्योगपति भी हैं उसमें। तो ऐसे में सियासी तौर पर दिल्ली का पावर सेंटर अपनी सत्ता को बचाने के लिए विजयवाड़ा शिफ्ट हो चुका है। और ऐसे में दूसरी ओर क्या सच में बिहार की राजनीतिक सत्ता हर हाल में अपने हाथ में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उनके कार्यकर्ताओं के भीतर और इन सब के बीच चिराग पासवान के भीतर एक नए चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिखने लगी है? ये सब तत्काल में एक सवाल हो सकता है, लेकिन आज इस परिस्थितियों को तो समझना पड़ेगा। दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारिणी की बैठक और उसके भीतर नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, यानी संजय झा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली के भीतर आकर के बैठक करने के बावजूद भी विशेष राज्य का दर्जा पीछे चला जाता है। केवल 2 लाइन उसमें लिखा जाता है, उसके आगे कुछ भी नहीं होता है। जो विशेष पैकेज बिहार के लिए चाहिए, वह भी किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, वह भी 2 लाइन में आकर के सिमट जाता है। आरक्षण के सवाल पर आगे बढ़े थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को नकार दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। 2 लाइन के आगे बात आगे किए नहीं। और इन सब के बीच एक ही वादा हर किसी को याद है कि दरअसल अगला चुनाव जो होगा बिहार में, वह नीतीश कुमार की अगुवाई में होगा। भारतीय जनता पार्टी साथ में रहेगी, यानी एनडीए की अगुवाई करते हुए बिहार के भीतर नीतीश कुमार ही होंगे। इस बात का खुले तौर पर जिक्र करने से दिल्ली के भीतर जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी घबराए ने बार बार इस बात का जिक्र करते रहे। इसका जिक्र करने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बिहार की राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के आश्रय उस चेक एंड बैलेंस के तर्ज पे काम करते हैं जहां पर सब कुछ उनके अनुकूल ही होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते केवल चिराग पासवान के जरिए सत्ता में आ नहीं सकती है। यानी ये कहे कि जनता दल यूनाइटेड की महत्ता इतनी है बिहार में कि दूसरी तरफ लालू यादव या फिर कहे तेजस्वी यादव या फिर कहे आरजेडी या कांग्रेस और सीपीआई एमएल के साथ मिलकर के सत्ता में आ नहीं सकती है, क्योंकि इनके साथ खड़ा हुआ करीब करीब 14-15% वोट जो है वो एकजुट होता है। वो जाति के आधार पर है, महिलाओं को लेकर के भी है। उसके बाद जिससे भी ये लोग गठबंधन करते हैं उसमें 3 या 4 से 5% तक की बढ़ोतरी होती है।
15 से 18 पहुंच जाए या फिर कहे 15 से 20-21 पहुंच जाए। ये स्थिति जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की है बिहार में। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर दिल्ली के सियासी गलियारों में अगर शोर बिहार की सत्ता को लेकर के है, तो इसके मतलब मायने इस दौर में बहुत कुछ हो सकते हैं। यानी ये कहे कि एक और दिल्ली के भीतर जनता दल यूनाइटेड की बैठक, उससे पहले एक दूसरी बैठक की बात करते हैं जो बिहार के भीतर चिराग पासवान उसी समय कर रहे थे, और उसके बाद जब उनसे बिहार के संदर्भ में सवाल पूछा गया तो उसमें उनकी प्राथमिकता बिहार में जो पुल एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गिर रहे हैं, जो वहाँ की कानून व्यवस्था है, उन सारे सवालों को लेकर के चिराग पासवान सक्रिय दिखाई दिए। यानी यहाँ पर एक बात को और समझिए, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और 5 में से 5 सीट चिराग पासवान ने जीत लिया, तो फिर हैरान नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार के बदले चिराग पासवान को उस समय भी चुनाव प्रचार के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बुला रहे थे और चिराग पासवान उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए भी भाषण देने। यानी भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच की दूरी में कहीं कोई ऐसी उलझन नहीं है, कोई गांठ नहीं है। वो खुद को हनुमान कह चुके हैं, मोदी के हनुमान। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं इस दौर में। इन सारे सवालों में उलझते हुए सबसे पहले एक बिहार की इस छवि को देखिए। हमेशा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का मैंने जिक्र किया। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या यहाँ का आम हो या यहाँ का मखाना हो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे तो यहाँ के किसानों को ज्यादा आमदनी मिलेगी, राज्य का राजस्व बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। अपराध चरमो सीमा पे, नेता प्रतिपक्ष लगातार आपके सरकार पे हमलावर है। नहीं, और ये चिंता का विषय हम सब के लिए है। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है। आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराधियों की धरपकड़ कर अपराध को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी हैं, ये हम सब के लिए, हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय है और इसको जल्द नियंत्रित करने के लिए सरकार तत्परता से कार्य करे। पुल भी गिर गए, 10 दिनों में 4 पुल गिर गए हैं। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में गुणवत्ता के साथ जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात को, इस बात से सोच रहे होंगे कि आखिर चिराग पासवान बिहार को लेकर के जो अपने विजन के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बातों को बिहार के संदर्भ में रख रहे हैं और पत्रकारों से बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या ऐसी बातें शुरू में किया करते थे जब सत्ता में आए थे, जब इस बात का जिक्र होता था कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार को संवार दिया है। उस समय लालू यादव से सत्ता निकल करके नीतीश के हाथ में आई थी। परिवर्तन बिहार ने बखूबी किया है, बिहार ने बखूबी परिवर्तन देखा है। लेकिन इस दौर का एक सच ये भी है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ रहे। वहां से जब निकल कर चुनाव मैदान में वो अपने बूते निकले तो उसमें उन्होंने आरजेडी को मात दे दी। और यही परिस्थिति एनडीए के भीतर पहली बार चिराग पासवान को लेकर बन तो नहीं रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते में सत्ता में नहीं आ सकती है। इस बात को वो बाखूबी जानती है। उसको एक चेहरा चाहिए, और वो चेहरा अगर युवा होगा तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। और चिराग पासवान पूरे तरीके से समर्पित है इस बात। अगर वोटों के लिहाज से अगर इस बात को समझे तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी यानी चिराग पासवान दोनों मिलकर के 27% से आगे बात बढ़ती नहीं है। लेकिन वही दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल ये करीब करीब 34% तक जाती है। जो 15% वोट का जो ये अंतर है, जो बात हो रही है, तो अगर ये इधर जुड़ता है तो 42, अगर वापस आरजेडी के साथ जाता है तो एक झटके में ये 48, 49 यानी 50 के आसपास उसको भी पार कर सकती है। तो ऐसे में ये सवाल है कि इन सारे बातों से अवगत तो दिल्ली भी है, तो आखिर दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा क्यों नहीं है? असल बात तो यह है कि आखिर बिहार को दिया क्या जाए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लगभग इसके खुले संकेत दिए गए। जो विशेष पैकेज चाहिए वो पैकेज का मतलब राजनीतिक नीड होती है, और ये किसी से छुपा हुआ कहीं भी नहीं।
लेकिन ऐसे में अगला सवाल होता है कि बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी अपनी विधायकों की जो संख्या है वो कम से कम बिहार में 70 के करीब पहुंच जाए, और पहुंच सकती है, उनको ऐसा लगता है। अगर वो नहीं पहुंचेगी और इंतजार अगर 2025 के बिहार विधानसभा तक का इंतजार होगा, जो निर्धारित समय पे चुनाव होने हैं, तो वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के साथ बिहार में भी इस समय चुनाव हो जाए। माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के वोट उनको ट्रांसफर हो रहे हैं। सियासी तौर पर अभी कोई बहुत बड़ी मुश्किल आई नहीं है, लेकिन दिल्ली इस बात का भी भरोसा दे नहीं रही है नीतीश बाबू को। और जो आर्थिक तौर पर मदद का सवाल है, उसको अगर एक पल के लिए समझिए तो इस साल यानी 2024 के 2025 तक 52,161 करोड़ रुपए यही अनुदान राशि बिहार के हिस्से में आ रही है। इसके पिछले साल जब ऐसी जरूरत नहीं थी और नरेंद्र मोदी सरकार अपने बलबूते चल रही थी, तब इससे ज़्यादा की अनुदान राशि दी गई थी। 54,775 करोड़ की बिहार को मिला था, और उससे पहले बहुत कम दिया गया था 2022-23 में 29,026 करोड़। तो ऐसे में पहला सवाल तो यह है कि अनुदान राशि भी पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत कम, पैकेज है नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। सियासी तौर पर हर हाल में अपनी मजबूती नीतीश कुमार देखना चाहते हैं बिहार में, यानी वह भी ये कहे कि उन्हें पता चल चुका है कि अगर बिहार में जल्द विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ और 2025 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का चुनाव का इंतजार करना पड़ा, तो फिर गद्दी बिहार की हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि बिहार के भीतर में सियासी उथल पुथल युवाओं के जरिए हो, मजदूर किसान के जरिए हो, या फिर कहे राज्य के भीतर की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए सियासत को साध पाने की, और अब जो भारतीय जनता पार्टी ऐसे में साथ खड़ी है, तो वह भी इस बात को जानते हैं कि दरअसल लूट तंत्र राजनीतिक बिहार में कैसे किस रूप में लूट तंत्र हुआ है। और शायद इसी बात को लेकर के दिल्ली के भीतर केसी त्यागी के से जब सवाल पूछा गया तो वो जवाब कैसे किस रूप में देते हैं, ये जरा आपको भी देखने की जरूरत होनी चाहिए। नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है, बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर ही घोषणा कर चुके हैं। लिहाजा मैं इस बहस को यह विराम देना चाहता हूं कि नेतृत्व को लेकर के कोई विवाद बिहार के अंदर है। नीतीश कुमार जी न सिर्फ जेडीयू के बल्कि संयुक्त जो एनडीए है उसके सर्वमान्य नेता हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। मैंने कहते तो उसकी चुनाव कर हम छोटे मोटे नेता के वक्तों पर बयान नहीं देते। प्रधानमंत्री एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सदन के नेता अपनी राज्य। ऐसा नहीं है कि केसी त्यागी को पता नहीं होगा, उनको मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड का जो कोई भी नेता दिल्ली पहुंचा, वो जनता दल यूनाइटेड का कम नरेंद्र मोदी सरकार का ही ज़्यादा अब हो गया है। क्योंकि ऐसे में नीतीश कुमार के करीबी रहे नेता, आप ध्यान दीजिए, आरसीपी सिंह, वह तो नरेंद्र मोदी सरकार में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री थे। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी सरकार यानी बीजेपी के साथ खड़े हो गए। आप यहाँ पे हरिवंश जी का भी एक बात जिक्र कर सकते हैं, पत्रकार से नेता और अब राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर है। दरअसल हरिवंश साहब की भूमिका नीतीश कुमार को पलटाने की तौर पे उनकी भूमिका रही है। पटना से दिल्ली तक की राजनीतिक गलियारे में हर किसी को पता है, यानी दिल्ली के अनुकूल सत्ता चलते हुए हरिवंश साहब ने अपने तौर पर जिस राजनीति को साधा, उसी धारा में नीतीश कुमार भी बह निकले। यानी सवाल ये सबसे बड़ा है कि नीतीश कुमार के सामने चुनौती के साथ है कि इस बात की कौन गारंटी लेगा कि आने वाले समय में उनके सांसद अब नहीं टूटेंगे, और दिल्ली को उनके सांसदों की कितनी ज़रूरत है। क्योंकि एनडीए गठबंधन के अगर आंकड़ों को समझिए तो 293, उसमें से अगर आप 12 सीट माइनस कर देंगे जो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के सांसद है, तो एक झटके में एनडीए 281 पे आ जाएगी, 281 पे, और जादवी आंकड़ा 272 का है। अब ऐसे में सवाल है कि सच में जनता दल यूनाइटेड की उम्र काफ़ी बड़ी नहीं बची है। ऐसे में सियासी तौर पर बार बार ललन सिंह का अपना वक्तव्य राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर कभी भी स्पीकर के चुनाव को लेकर या कभी बिहार और एनडीए गठबंधन के भीतर की रास्ते में
इंडिया का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार के ठसक के साथ मजबूती को दिखाना, बताना, समझाना इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन वो करते हैं। और ये काम वो तब भी करते थे जब लालू यादव के साथ जनता दल यूनाइटेड थी। यानी ये कहे कि इस पूरे प्रकरण के भीतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बाखूबी इस बात को जानती है कि बिहार की सत्ता को पाने के लिए जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना जरूरी होगा। और जनता दल यूनाइटेड अगर टूट जाए तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार अपने तौर पर जो राजनीतिक जमीन पर खड़े हैं बिहार के भीतर, वो राजनीतिक जमीन एक ही झटके में डगमगा जाएगी। और जो वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है बिहार में, कमोबेश उनकी हालत उत्तर प्रदेश में जो मायावती की हुई है, एक समय में केवल जाटा वोट बैंक उनके साथ रहा। जो विधानसभा चुनाव में थे, लोकसभा आते आते वो जाटा वोट बैंक भी बिखर गया और बहुत बड़ी संख्या में वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े। जो भारतीय जनता पार्टी साथ सोच रही थी उनके साथ गए, लेकिन मायावती और बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पे चले गए। तो फिर कैसे से खड़े होंगे, इस बात का इंतजार करना होगा। लेकिन बिहार के भीतर भी अगर एक बार नीतीश कुमार हाशिए पे चले गए, क्योंकि 2 दशक होने जा रहे जब से वो सत्ता में है बिहार में, इस पूरे प्रकरण के भीतर में अगर नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन गठजोड़ पर टिकी हुई है, उनका एक अपना वोट बैंक बिहार में जरूर है, लेकिन जैसे में भी उसको में दो फार लगेगी तो सियासी तौर पर उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगी। और ये सवाल ऐसे में तो एक यह भी है कि दिल्ली के भीतर अभी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता चल रही है। सियासी तौर पर किस किस राजनेता को जेल तक पहुंचा गया, किसके मामले खुले, किसके साथ कौन सी परेशानी हुई, कौन साथ में आकर खड़ा हो गया, ये कोई किसी से छुपी हुई बात तो है नहीं। तो आखिर कितने समय लगेंगे अगर उस ऑपरेशन की दिशा में दिल्ली की राजनीतिक गलियारों का शोर अगर बढ़ गया तो। और जिक्र आज इस बात का संजय राउत ने भी किया, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जिस तर्ज पे दिल्ली काम करती है उस पर ध्यान अगर दीजिए। खुद मैं जेल गया लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, बाहर आ रहे हैं, कोई सबूत नहीं। और एक एक करके उन्होंने पूरी लिस्ट बताई, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन जिनके खिलाफ कुछ, जैसे प्रफुल्ल पटेल का नाम लिए और भी कई नाम लिए, उनके खिलाफ जो मामले थे वह एक ही झटके में गायब हो गए जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण मुझे पकड़ा था, कोर्ट में कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं। हेमंत सोरेन बेकसूर से, आप पहले से केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष, संजय राउत निर्दोष। अगर प्रफुल्ल पटेल, यशवंत यादव, प्रताप सरनाईक, अशोक चव्हाण, ये सब आपके पार्टी में आने के बाद निर्दोष साबित होते हैं और जो आपके विरोधी। दरअसल संजय राउत की बात सुनकर के आपके मन में एक सवाल तो जरूर उभरा होगा, क्या चंद्रबाबू नायडू को इस बात का डर नहीं है? दरअसल चंद्रबाबू नायडू का चुनाव तो अभी तुरंत का हुआ है और अगला चुनाव जो होगा वह अगले लोकसभा चुनाव के साथ होना है। यानी ये कहे कि 2029 एक लंबे समय है। लेकिन वही दूसरी बड़ी बात कि जो भी प्रोजेक्ट, करीब करीब 16 प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए चाहिए, वो दिल्ली दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी, ये सवाल अभी उलझा हुआ। 16,000 करोड़ की मांग उन्होंने रखा है। उसके दायरे में वहाँ का कुछ पावर प्रोजेक्ट है, कुछ सिंचाई का प्रोजेक्ट है, कुछ अमरावती को जिस हिसाब से राजधानी वो बनाना चाहते हैं उसको लेकर के भी है। लेकिन इसके समानांतर एक और बात है, हर किसी को पता है कि कॉरपोरेट के साथ इस दौर में नरेंद्र मोदी सरकार की निकटता, नज़दीकियाँ बाखूबी रही है और कॉरपोरेट के लिए बाकायदा नीतियाँ भी बनती रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के मद्देनज़र ये काम नहीं कर सकते। वहाँ तो ना तो इंडस्ट्री है, न ही एग्रीकल्चर को लेकर के जो कॉरपोरेट की एंट्री होनी है वो हो सकती है। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या बिहार की है कि इस भारत देश के मानचित्र पर सबसे गरीब राज्य बिहार होता है। गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और तमाम बातों में, इन सब में जूझते हुए बिहार के जो प्रवासी मजदूर है, माइग्रेंट लेबर है, वो भी जब काम से लौटते हैं छुट्टियों में तो उनके भीतर आक्रोश होता है। और इस दौर में तो बाकायदा रेलवे की परिस्थिति ने उन्हें बता दिया कि बिहार के मजदूरों की कैसी स्थिति होती है रेलवे से आवाजाही करने में।
यानी कुछ भी आप ठीक करा नहीं पाए। यानी सियासी तौर पर बिहार को स्थिरता चाहिए, जहां पर मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार और उसी गद्दी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अब अपने नेता को देखना चाहती है, जिसका हल्का सा संकेत कहे, इंडिकेशन कहे भारतीय जनता पार्टी के नेता चौबे जी ने किया, जो बक्सर से आते हैं, वो एक जिक्र भर किए। लेकिन इससे हट करके बात करें कि सवाल चंद्रबाबू नायडू के इसलिए उनका जिक्र होता है कि इस दौर में वडोदरा का हवाई अड्डा काफ़ी सक्रिय हो चला है, बड़े बड़े कॉरपोरेट पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंच रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट के ऊपर सहमति इससे पहले नहीं थी, यानी 2024 के चुनाव से पहले जिन बिजनेसमैन के मामले अटके पड़े थे, उन मामलों के ऊपर सहमति कोई दूसरा नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सहमति के साथ वो चीज़ें दिल्ली आ रही। यानी ये कहे कि पूरे तरीके से पावर सेंटर शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन पावर सेंटर शिफ्ट इस मामले में हो गया है कि जो पैसा आंध्र प्रदेश या चंद्रबाबू नायडू को चाहिए वो कॉरपोरेट ही दे सकता है। और कॉरपोरेट के काम अगर इस देश में कहीं पर अगर अटके पड़े हैं तो उसको अगर कोई हरी झंडी दिखा दे तो उसके एवज में जो कमीशन होती है उसको करप्शन तो इस देश में माना नहीं जाता है। और ऐसे में सियासी तौर पर वह एक सहमति होती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, उसके बदले में आपको बहुत सारे कंटेनर थे आपके, यानी आपको तो इसके एवज में आप कहते हैं कि आप क्या करेंगे, ये रकम है, कितनी रकम होगी, तो ये सारी चीज़ें अभी बता पाना ये संभव नहीं है। लेकिन एक संकेत जरूर है, जो 16,000 करोड़ रुपये का जिक्र है जो बार बार हो रहा है अमरावती और एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को लेकर। अब उसके बाद कुछ पावर प्रोजेक्ट है, कुछ माइन का हिस्सा है, और इनके साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ चाहिए उसके मद्देनजर इनके सामने जो एक टेंटेटिव आंकड़ा जो है, डाटा है, वो करीब 54,000 करोड़ का है। अब वो शुरुआती दौर है, अब वो पैसे की परिस्थिति में अच्छी बात है पावर सेंटर शिफ्ट किया गया, वडोदरा में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई, बहुत बड़ी संख्या में होने लगी, चार्टर्ड प्लेन तक उतरने लगे, उसके बाद वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट क्लियर होने लगे, दिल्ली आते आते उसमें मोहर लगने लगी। और ये परिस्थिति में एक बड़ी इकोनॉमी स्थिति जो कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स के बीच की होती है वो शिफ्ट होती हुई दिल्ली से वडोदरा के दिशा में बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, इस दौर में जो करीब करीब 1 दर्जन क्षेत्रों के भीतर जो काम होने हैं उसका काम भी अब जिन कॉरपोरेट को दिया जाएगा वो दरअसल उसी आंध्र प्रदेश या वडोदरा के हवाई अड्डे के रास्ते निकल कर के आएंगे। और उसमें चाहे वो बुलेट ट्रेन का जो मुंबई से अहमदाबाद तक का जो अभी मामला पूरा नहीं हो, जो 352 किलोमीटर है, उसका भी कुछ हिस्सा जो महाराष्ट्र के एक बिजनेस पर्सन को चाहिए उसको दिया गया कि आप इसको पूरा कीजिए, 2027 तक ही पूरा हो जाना चाहिए। भारतमाला जो पूरे प्रोजेक्ट है 8.5 लाख करोड़ की, एक बाईपास हो, टनल, ये सारी चीज़ें उसकी भी प्रयोग और उससे भी जुड़े हुए लोग बात हुई, जो सागर माता है जिसमें डेवलपमेंट का जिक्र है, बहुत कुछ तो अडानी जी के हिस्से में आता है, लेकिन बाकी भी कुछ प्लेयर्स हैं वो प्लेयर भी पहुँचे, जो डेडिकेट फाइट कॉरिडोर जो बन रहे हैं उसके मद्देनजर पहुँचना, यानी रेलवे के क्षेत्र में भी कुछ को चाहिए काम, 5G स्पेक्ट्रम का हिस्सा भी कुछ को चाहिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी हिस्सेदारी चाहिए, जो और तो और जो गुजरात का ढोलेरा स्मार्ट सिटी है उसके भीतर भी कुछ प्रोजेक्ट उन लोगों को दिए गए जो इससे पहले नहीं दिए गए थे। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के भीतर भी अब सहमति बन रही है कि चंद्रबाबू नायडू के सहमति के साथ खड़े बिजनेसमैन को किसी तरीके से वह पूरा काम मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें कि क्या नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या समझ चुके हैं, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय जैसे ही ऐलान महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव और झारखंड का विधानसभा चुनाव का होगा, क्या उसी के मद्देनजर कुछ ऐलान करेंगे क्या? क्योंकि उनको झारखंड में भी चुनाव लड़ना है और वो चाह रहे हैं कि हर हाल में बिहार और झारखंड के चुनाव एक साथ हो। झारखंड में भी उनको लगता है कि कई सीटें वो जीत सकते हैं, 6 सीटों का जिक्र वो कर रहे हैं कि जीत सकते हो, और बिहार के भीतर उनकी संख्या 70 तक पहुंच सकती है, जो उनका अपना आकलन है सियासी तौर पर। अगर वर्तमान समय का एनडीए उनके साथ खड़ा रहा, वोट ट्रांसफर हो गए तो पहली बड़ी बात इस दौर का ये है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। अगली बात क्या नीतीश कुमार के सामने बीजेपी क्या सच में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगी और इंतजार करेगी 2025 तक का? इन सब के बीच क्या सच में चिराग पासवान बीजेपी के चेहरे के तौर पर बिहार में प्रसिद्ध हो जाएंगे और उनको आगे किया जाएगा, जिसे एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में आगे किया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया? क्या इस तरह का एक्सपेरिमेंट चिराग पासवान के जरिए
जनता दल यूनाइटेड को तोड़ करके किया जाएगा बिहार के भीतर क्या? ये सारे सवाल सियासी तौर पर इस दौर में उफान पर है और इनके बीच में अगला सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या नीतीश कुमार के भी सहमति अपने तौर पर है कि वो हर हाल में आरजेडी को कुछ भी देना नहीं चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे नरेंद्र मोदी के साथ अब एक बात खुलेआम खुले तौर पर कह चुके हैं, अब हम आप ही के साथ रहेंगे, लेकिन अब हमारे लिए आप कोई बड़ा पद दिल्ली के भीतर भी देखिए, तो वो शिफ्ट होगा और वहाँ पर नए चेहरे की आगमन की परिस्थिति बिहार के भीतर बन जाएगी। क्या ये परिस्थिति है? यही सारे सवालों के आसपास बिहार की समूची राजनीतिक और ये कहे कि पावर सेंटर का बड़ोदरा शिफ्ट हो जाना अगली परिस्थिति, इन्हीं के आसपास सियासी तौर पर राजनीतिक की जो मौजूदा स्थिति दिल्ली हो, बड़ोदरा है या फिर बिहार का पटना हो, कुछ ऐसे ही घूमर रही है। देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।